ध्यान दें, कल हमने सीखा था प्लासी युद्ध, है ना। प्लासी युद्ध हुआ कब था, तो आप जानते हैं 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें बंगाल पर सिराजुद्दौला का अधिकार समाप्त हो गया, अर्थात सिराजुद्दौला मारा गया, है ना। सिराजुद्दौला की हत्या किसने की, मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने। यह मोहम्मद बेग मीर जाफर का पुत्र मीरन उसका मित्र था, है ना। ये सब मैंने कल सीख लिया था। मोहनलाल और मीर मदन, जिन्हें हम मदन लाल भी कहते हैं, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र व्यक्ति थे, अर्थात इसके निधि सलाहकार और सेनापति भी थे, है ना। इन सब मैंने सीख लिया था। अब आगे देखेंगे, जैसे कि अंग्रेजों को मीर जाफर ने जब अपनी तरफ मिलाया था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने इससे संधि की थी। किसने संधि के तहत, जैसे मैंने देखा था कि जो षड्यंत्रकारी थे सिराजुद्दौला के, उनके षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता किसने की थी, उसका आंसर है अमित चंद्र, है ना। अमित चंद्र ने की थी, ठीक है। लेकिन उसी अमित चंद्र को बाद में जाली दस्तावेज दे करके हस्ताक्षर करके कहा ठीक है तुमको 50% देंगे, है ना। इसके बाद उसको मार दिया गया था। यही सीखा था। एक सिराजुद्दौला का सेनापति है महत्वपूर्ण, जिसका नाम मीर जाफर भी है ना। वह मीर जाफर अंग्रेजों से संधि होती है और उस संधि के तहत कहता है भैया हम अगर बनेंगे नवाब तो हम पूरी तरह से तुमको सारे कायदे कानून तुम्हारे लिए छूट रहेगी ना। तो उन सबके आगे अगली कड़ी में देखते हैं अब मीर जाफर जैसा कि नवाब बन चुका है ना। और ये जब शर्त के तहत मीर जाफर नवाब बना, मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 तक बना है। इसने अंग्रेजों से कह दिया है कि हम तुम्हें जितना चाहोगे उतना, अर्थात जितना मांगोगे, अर्थात आपके मांग की हम पूर्ति करेंगे, है ना। कंपनी को भी और अंग्रेजों को भी कहा हम तुम्हें धन देते रहेंगे। इन सभी शर्तों को राजा जब ये नवाब बन गया तो ये सब अंग्रेजों ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज तो व्यापार करने आए ही थे, है ना। और व्यापार के तहत उन्होंने देश की राजनीति को देखा और समझा, समझने के बाद पूरी तरह से देश पर अधिकार करने को सोच लिया, है ना। तो देखेंगे जब यह मीर जाफर नवाब बनता है बंगाल का, और जब मीर जाफर नवाब बनता है तो इसको हम बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से जानते हैं। अच्छा, यानी सिराजुद्दौला का हटना और मीर जाफर का नवाब बनना, ये बंगाल की प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है। और जब आगे अभी 1760 में मीर जाफर हटेगा और इसका दामाद मीर कासिम बनेगा, तो उसको हम बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे मीर जाफर जब शासक बना तो इससे अंग्रेज लोग यानी अंग्रेजों ने इससे धन वसूलना प्रारंभ कर दिया, है ना। धन वसूलना प्रारंभ कर दिया। क्या आप इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि जब अंग्रेज शासक बना सकते हैं तो ये स्वयं शासक भारत के क्यों नहीं बन जाते हैं? बात समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि अंग्रेज ठीक ठाक सोच समझ कर काम करते थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था, है ना। इस पर अधिकार करना किसी विदेशी मुल्क के लोग का इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने राजा को अधिकार क्षेत्र में कर लिया, लेकिन जनता को नहीं, ठीक है। इसलिए जनता शांत रहे, इसलिए राजा के पद पर भारतीय को ही बैठा है, नहीं स्वयं बैठ जाते, सालों उठना चाहिए ना। लेकिन ऐसा यदि करते पूरे देश में विद्रोह हो जाता और उन्हें भागना पड़ जाता, है ना। तो कूटनीति के चलते तो देखो पूरी तरह से मीर जाफर से धन वसूलना प्रारंभ कर दिया। जब धन वसूलना प्रारंभ किया तो इतना धन वसूला कि पूरी तरह से बंगाल का खजाना खाली हो गया। बात समझ पा रहे हैं? बंगाल का खजाना खाली हो गया, तो खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर से और धन मांगे कि भैया आओ हमका पैसा दियो, हमका जरूरत, तो बताओ कहां से देंगे, है ना। कहां से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से मीर जाफर परेशान हो जाते हैं, ठीक, कि अब हम करें तो क्या करें। इन्होंने सोचा होगा कि हम सेनापति रहने में ज्यादा बढ़िया रहा, सही ना। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। इन्होंने शक्तिशाली जो गवर्नर थे, इनके यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली गवर्नर थे मीर जाफर के यहाँ, तो उनको जब देखा
साम्राज्य में संपत्ति खत्म, धन खत्म, तो जनता से जबरदस्ती वसूलना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि जनता को ज्यादा परेशान करोगे जनता विद्रोह कर देगी ना, जैसा कि आप देखते हैं रेलवे आदमी क्या हाल हुआ, उसी तरह। तो उसमें महत्वपूर्ण नाम है राम नारायण, राजा राम और युगल सिंह। राम नारायण बिहार का गवर्नर है और राजा राम उड़ीसा का गवर्नर है, युगल सिंह पूर्णिया का गवर्नर है। ठीक, इनको जो है हटाने की कोशिश की कि इनको हटा दिया जाए, जनता को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने रोक लगा दी, कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, अर्थात इन्हें हटा नहीं सकते। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि मीर जाफर स्वयं अपने आंतरिक कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं रहा, है ना, अर्थात अंग्रेजों के बिना वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। ठीक है, इस प्रकार से बंगाल की जो आर्थिक दशा है वह कमजोर होती गई और आर्थिक दशा कमजोर होते 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 पूरी तरह से जो बंगाल है वो आर्थिक मार की चपेट में पूरी तरह से आ गया। ठीक है, और पूरी तरह से वहां पर निर्धनता व्याप्त हो गई, जिसके चलते जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव आगे जब बंगाल को जीत लिया तो बंगाल को जीतने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, ये अब कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, बताने कि हमने देश पर यानी भारत पर व्यापार करने लिए गए थे, लेकिन व्यापार नहीं, पूरे बंगाल को ही जीत लिया। तो उस पर अर्थात भारत किसी एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, इस बात को बताने के लिए ब्रिटेन जाता है और चल देता है यहाँ से 25 फरवरी 1760 को। 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव निकल पड़ा इंग्लैंड की ओर, और उसी समय जो गवर्नर है, गवर्नर की सीट तो बनाया जाएगा ना, तो अपनी गवर्नर का जो पद पर बैठा करके गवाह है, तो उसका नाम भैया कार्यवाहक जो बना था तो इस प्रकार से जब ये 1760 में निकल गया तो उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है अपने स्थान पर एक कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करके गया था, उसका नाम हालवेल था। क्या था? हालवेल जैसा पीछे आप पढ़ चुके हैं ना, जो ब्लैकपुरी घटना संबंध रखता है। हालवेल को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करके गया था और उसके बाद जब चला गया तो 1760 में जब क्लाइव निकल गया तो जो गवर्नर था हालवेल, उसने मीर जाफर जब पैसा नहीं दे पाए, देने में अक्षम हो गए, तो मीर जाफर को हटाने की कोशिश की, अर्थात कहा कि काम किया जाए और मीर जाफर को उठा के बहा दिया जाए, कुर्सी पर से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 जुलाई सन 1760 को एक वेंसीटार्ट, कौन? वेंसीटार्ट नामक व्यक्ति जो है अंग्रेज, ये गवर्नर नियुक्त होता है, क्योंकि ये अस्थायी कार्यवाहक है ना, तो स्थायी क्लाइव के बाद स्थायी गवर्नर कौन नियुक्त हुआ? आंसर आपका है वेंसीटार्ट। पेपर में आता है कि अंग्रेजी सेना का रॉबर्ट क्लाइव के बाद दूसरा गवर्नर कौन नियुक्त हुआ, उसका नाम है वेंसीटार्ट। अच्छा, कौन? वेंसीटार्ट दूसरा गवर्नर नियुक्त हुआ। तो इसने क्या किया, जब इसको जो है हालवेल ने इससे सलाह दी, कहा एक काम करते हैं, जो है मीर जाफर पैसा दे नहीं पा रहे हैं, है ना, हमारी बात को जो है पूर्ण कर नहीं पा रहे, काम के लिए इनको हटा दिया। तो वेंसीटार्ट ने जब शासक जो है गवर्नर बना तो वह तुरंत ही इसने मीर जाफर ने हटा दिया। वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर को हटाने के बाद इसका दामाद था जिसका नाम मीर कासिम था, मीर कासिम को नवाब बना दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो सन 1760 में 3 वर्ष के बाद सन 1760 में मीर जाफर को किसने हटाया? वेंसीटार्ट गवर्नर ने हटाया। गवर्नर वेंसीटार्ट ने हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो देखो, जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं, जो मीर कासिम है, मीर कासिम एक अत्यंत योग्य, कुशल और समझदार व्यक्ति है। ऐसा माना जाता है इतिहास में, बंगाल के इतिहास में, कि ये बंगाल में जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो इतना योग्य और समझदार था। कौन? मीर कासिम। ठीक है, ये था कौन? ये मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, है ना। इसको जो है गद्दी पर बैठाया, तो गद्दी पर बैठाया तो इससे अंग्रेजों ने इससे संधि की होगी, है ना, कोई समझौता किया होगा। तो समझौता किया था, उस समझौते के तहत कहा होगा कि हमें ये करना होगा, तो इसने मीर जाफर का जो दामाद है मीर कासिम, इसने मान लिया। ठीक, क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज
पूरी बात को कह करके बात से पलट जाते थे, तो ये भी समझदार था, ये भी सोचा होगा कि हम राजा बन जाएंगे तब इनको बताएंगे, पहले राजा बन तो ले, सोच पा रहे हैं ना। तो ये राजा बन गया। देखो कुछ चीजें याद रखना है कि सिराजुद्दौला के जो षड्यंत्रकारी थे, सिराजुद्दौला के षड्यंत्रकारी और रावण क्लाइव के बीच मध्यस्थता कौन करता था, कल देखे थे अमित चंद था, है ना। और प्लासी युद्ध का वर्णन जो समकालीन है, जब प्लासी युद्ध चल रहा था उसी समय एक लेखक था, वह लेखक का नाम है गुलाम हुसैन। का नाम गुलाम हुसैन। इसने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन नामक पुस्तक में अली हुसैन ने इस पूरे प्लासी युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो मीर कासिम क्या हुआ, बंगाल का नवाब बन गया। समझ पा रहे हैं, मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो रहा कब तक, तो 1760 से 63 तक रहा। कब तक, 1760 से 63 तक। तो देखिए जो संधि हुई थी, संधि के तहत 27 सितंबर सन 1760 को संधि के तहत स्थायी रूप से, याद रखना, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, इन क्षेत्रों की जो दीवानी थी अंग्रेजों को दे दी। दीवानी कहे तो इसमें से टैक्स वसूलना सब कार्य करेंगे कौन, अंग्रेज। अच्छा, संधि में ये हुआ था। ये उस समय बंगाल के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे रायबरेली का सदर क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है ना, उसी तरह ये हो गया संधि के तहत। अंग्रेजों ने इसे आंतरिक कार्य में, यानी आंतरिक जो कार्य था, जैसे मीर जाफर था, मीर जाफर कोई भी आंतरिक कार्य कर देखा, चाहे कि हम राजा बनाए, देखा चाहे सूबेदार बनाए, ये सब वो नहीं कर पाता था ना। तो इससे मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा तुम हमारे आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी नहीं करोगे, हम आंतरिक कार्य में चाहे जो करें। सोच पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। अंग्रेजों से कहा तुम हमारे आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी नहीं करोगे, अंग्रेजों ने कहा ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इस प्रकार अलीवर्दी खान, ये तो हो गया। इस प्रकार सेना का पुनर्गठन किया, यानी जब मीर कासिम जब शासक बन गया तो कहा, उनसे वचन लिया था, कहा कि भैया तुम हमारे आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी नहीं करोगे। अंग्रेजों ने कहा ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत वह अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता, करने के स्वतंत्र है। ठीक है, पूछ सकते नहीं है। तो उसके लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को हटाने के लिए, बंगाल से हटाने के लिए इसने पहला काम ये किया, इसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, अर्थात अपनी सेना को पूर्ण रूप से मजबूत किया। ठीक, पूरा सेना को संगठित किया। और सेना को संगठित करने के बाद सेना को, उसी समय फ्रांसीसी भी आ गए थे, है ना, फ्रांसीसी आ गए थे, और भी कई लोग थे, यूरोपीय शक्तियां थी, जिनमें से एक व्यक्ति था गुरगिन खान। कौन, गुरगिन खान नामक व्यक्ति था, जो अर्मेनिया का रहने वाला था। ठीक है, अर्मेनिया वाला जब युद्ध चलता है ना, वही अर्मेनिया का रहने वाला था। उसको और मोहम्मद तकी खान, इन दोनों लोगों को सेना को जो है प्रशिक्षण देने के लिए इसने नियुक्त किया। ठीक है, सेना को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। समझ पा रहे, जैसे जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों की पूरी तरह से हस्तक्षेप हो गया था। ठीक, कोई भी काम मीर कासिम करे स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा था, तो इसने सोचा एक काम करते हैं, हम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ही स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक, तो इसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली मुर्शिदाबाद से। तो यहाँ सवाल बनता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर होगा आपका कौन, मीर कासिम। ठीक, और ये पूछा जाए कि ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी, आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है ना। तो ये मुंगेर तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। मुंगेर कहे तो मुंगेर वर्तमान का म्यांमार में, कहां पर, म्यांमार। ये म्यांमार आज उस समय किसके, बंगाल के क्षेत्र ही हुआ करते थे। अच्छा, तो म्यांमार यानी वर्तमान म्यांमार और मुंगेर, उस समय का मुंगेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली किसने, मीर कासिम ने। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर जब मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी पूरी तरह से, जो है मुंगेर, जैसे मान लीजिए मुंगेर है तो मुंगेर के चारों तरफ किलेबंदी करवा दी। किलेबंदी करे तो बाउंड्री करवा दी, ताकि बाहर से कुछ भी दिखाई ना पड़े अंदर हो क्या रहा। ठीक, तो उस पूरे मुंगेर किले के अंदर, मुंगेर राजधानी के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री करवा दी। तो इसमें मीर कासिम ने कुछ कार्य किए, जिनमें से तोप
और नली तोड़ बंदूकें, अर्थात जो बंदूकें होती हैं, बंदूक और तोप, इनको बनाने का कारखाना लगवाया। ठीक, अर्थात यहां पर बनवाना प्रारंभ किया। किसको? बंदूक और तोपों को बनवाना प्रारंभ किया। कहां पर? मुंगेर में। जब मुंगेर बनवाना प्रारंभ कर दिया तो इसको अंग्रेजों को तो पता लग गया ना, अंग्रेजों को पता लगेगा, इनको अच्छा लगेगा नहीं ना। लेकिन अंग्रेज पूरी तरह से कह रखे हैं हम तुम्हारे आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी कर नहीं सकते, है ना। लेकिन वही बात है, किसी नहीं बिल्ली कम्बान हो जाए, अब करे तो क्या करे, है ना। इस प्रकार से इसने पूरी तरह से मुंगेर को एक बड़ी दीवार के अंदर कैद कर दिया और उसमें बंदूक और तोप बनाने का काम जारी रखा। इसका बनाने की जिम्मेदारी थी एक जर्मन व्यक्ति था, जर्मनी का रहने वाला था, उसका नाम समरू था। क्या नाम था? समरू नामक एक जर्मन व्यक्ति था। उसको कहा भैया तुम इसकी पूरी देखरेख करोगे। ठीक है, आगे इसके समय में यानी मीर कासिम समय जो बंगाल था, बंगाल में जो अन्य लोग थे उन सबका कर दिया दमन, यानी जो विद्रोही थे, विद्रोही कहे तो जैसे राजस्व वसूलना, इन सबके लिए जो विद्रोह करते थे, जो लोग नवाब के खिलाफ जाते थे, उनको सबको इसने दमन कर दिया। ठीक, दमन कहे तो जो सूबेदार थे, जो टैक्स वसूलते थे, उन टैक्स वसूलने वाले को, जो जनता के ऊपर ज्यादा बोझ डालेगा, उनको समाप्त कर, उनको हटा ही दिया। ठीक है, और कर सुधार में इस प्रकार से टैक्स व्यवस्था में इसने किया सुधार। ठीक है, सुधार किया तो देखो, जब सुधार करेगा तो अंग्रेज तो ये सब चाहते नहीं थे। जब अंग्रेज चाहते नहीं थे तो जाहिर सी बात अंग्रेजों को तो बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। जब बुरा लगेगा तो इसके लिए अंग्रेजों ने इसके खिलाफ चाल चलना शुरू कर दिया। ठीक, डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे, अगर मिलेंगे तो वह संधि का उल्लंघन है ना। डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे, तो इसके लिए इन्होंने यानी अंग्रेजों ने मीर कासिम से कई युद्ध किए। उसमें से आपका तकुआ का युद्ध आता है 9 जुलाई सन 1763 को, गिरिया युद्ध होता है 5 सितंबर सन 1763 को, और उदय नाला का युद्ध होता है 1763 को, बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764। इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, क्योंकि यहां से पूरे देश की तस्वीर बदलने वाली है। अच्छा, तो देखो बक्सर युद्ध कब हुआ तो याद रखना होगा, बक्सर युद्ध हुआ कब, तो आंसर आपका है 1764, और डेट सही तो 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को जो है क्या हुआ, बक्सर युद्ध हुआ। ठीक, ये बक्सर युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे, तो बक्सर युद्ध के तत्कालीन कारण वही, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, तो अंग्रेजों को बुरा लगा। ठीक है, मुख्य ये थी। दूसरा, व्यापारिक मतभेद थे। व्यापारिक मतभेद कैसे, कौन से थे, तो देखिए सन 1763 में जो दिल्ली का बादशाह था, उसका नाम फर्रुखियर था। फर्रुखियर को हम घड़ित कायर भी कहते हैं ना, फर्रुखियर को घड़ित कायर भी कहते हैं। इसने अंग्रेजों को कहा था तुम पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के मुक्त व्यापार कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे। लेकिन इसका उल्लंघन जो बंगाल का नवाब था, इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, बंगाल में अगर आपको व्यापार करना है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, जैसे प्रेजेंट में केंद्र सरकार अगर मान ले किसी कंपनी का पूरे देश में कहीं कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन बाबा जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में कहे नहीं, हम नहीं करने देंगे, है ना, मुख्यमंत्री कहे तो ये तो गलत बात ना, ये कंपनी बुरा लगेगा, लेकिन राज्य हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप जिले का डीएम ले लेंगे, कोई भी जिले का डीएम ले लेंगे तो डीएम की परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता जिले के अंदर, समझ पा रहे। जैसे डीएम रायबरेली जो डीएम है, अगर मुख्यमंत्री भी चाहे कि हम आएंगे रायबरेली तो बिना डीएम की परमिशन के बगैर रायबरेली के अंदर जिले के अंदर कदम नहीं रख सकते, समझ पा रहे। नहीं, सोच लो जरा, डीएम कहते तुमको सिक्योरिटी नहीं देंगे, तुम आओ, मान तुमको उड़ा देता तो सही ना, तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर व्यापारिक मतभेद, तो 1717 में फर्रुखियर ने कहा तुम मुक्त रूप से व्यापार करोगे, लेकिन बंगाल में नवाब ने नहीं करने दिया। ठीक, आगे देखो, व्यापारिक अधिकार का दुरुपयोग, इसमें फर्रुखियर ने कहा कि तुम व्यापारिक अधिकार अर्थात तुम व्यापार कोई भी करोगे तो तुम निःशुल्क करोगे। लेकिन जरा सोच करके देखो, जो फर्रुखियर था, फर्रुखियर ने कहा तुम निःशुल्क व्यापार तो करोगे, लेकिन केवल तुम करोगे, जैसे आप मान चलो आप हमारे यहाँ आओ, है ना, आप बाहर से आओ हमारे यहाँ आओ, उसके बाद हम आपको
एक अतिथि के नाते हम कहते चलो तुम हमारे यहाँ जो भी मन चाहे करो, ठीक, तो व्यापार करो, कुछ भी करो, अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या गलत इस्तेमाल करने लगो। जैसे मान लो हमारे ये 4 पहिया गाड़ी है, मान लो, है ना, आप हमारे यहाँ आओ, हम तुमसे कहेंगे तुमको कोनो जरूरत लागे भैया, तुमको कोई भी जरूरत लागे तो हमारी 4 पहिया लेकर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुमको जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे साथ को दूसरा होगा तुमसे कहीं, तुमसे कहीं कि भैया हमका हुआ चले गए और तुम पता लगे गाड़ी ले लियो चल दियो, अर्थात अपने अधिकार, हमने जो आपको अधिकार दिया उसका इस्तेमाल गलत रूप में करो ना। हमने केवल तुम्हें व्यक्तिगत जरूरत के लिए कही थी, ना कि किसी और की जरूरत के लिए। बात समझ पा रहे हो? किसी और की जरूरत के लिए नहीं कही थी, हमने आपको व्यक्तिगत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहा था। समझ पा रहे? तो अंग्रेजों कहा गया है तुम मुक्त रूप से व्यापार करोगे, अर्थात बिना टैक्स के तुम व्यापार करोगे, लेकिन किसी और को नहीं। अंग्रेज बड़े चालाक है, बड़े चालाकी किया, इनमें जो भारत वाले बंगाल के जो लोग थे, भारत के जो व्यापारी थे, इनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन इस दूसरा पागल अंग्रेजों क्या करते, खुद तो फ्री करते रहे, और जो भारत के जो व्यापारी थे बंगाल वाले, अगर मान लो किसी के 100 रुपया टैक्स पड़ता था तो इसे क्या काम करो, उनका 20 रुपया तुम दे दो, तुमका टैक्स जो है तुमका माल वहां फ्री पहुंचवा देते। तो जरा सोचो कौन पागल नहीं करेगा, जहां 100 रुपया टैक्स पड़ता हूँ 20 रुपया देके काम चल जाएगा, काम बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अर्थात अंग्रेजों ने भारत के व्यापारियों से घूस लेकर के फ्री में उनका व्यापार कराना शुरू कर दिया, और मान लो कहीं पकड़े जाते हैं तो अंग्रेज कहते हैं हमारा माल है। समझ पा रहे हो? बात इतनी समझ पाए कि अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो अंग्रेज कह देते थे कि यह मेरा माल है, किसी और का नहीं। अंग्रेजों को तो व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र मिला था ना, कोई कुछ नहीं कर पाता था। इस प्रकार से बंगाल की सरकार को लगने लगा झटका, अर्थात हानि होने लगी। सही ना? जो 100 रुपए कमाई होती थी वो 100 नहीं 20 रुपया कमाई होती है ना, तो गलत बात है ना, लॉस होने लगा। इस पर जो मीर जाफर था, क्या नाम है, मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने लगा दिया प्रतिबंध, कठोर कदम उठाए और 1763 में कहा वे काम करते हैं। अभी तक का हमारे सबके यहाँ खाली अंग्रेजी व्यापार करते हैं ना, अंग्रेज नहीं पूरे मना ही करेंगे, चाहे अंग्रेज हो चाहे बंगाल कोई भी व्यक्ति हो, ठीक। और 2 साल तक दे दिया फ्री अधिकार पत्र, कहा 2 साल तक हम किसी से टैक्स नहीं लेंगे, जितना व्यापार कर पाओ पे करो। तो जरा सोचो अंग्रेजों को ये लगा बुरा, क्या है अंग्रेज जब आए थे, सोचो जरा बाहर से आए थे, है ना, इनको कोई भी सामान खरीदना पड़ता था तो खरीदने के लिए ब्रिटेन भेजने के लिए इनको पैसा लगता था, है ना, पहले यहाँ खरीदे फिर उठा के वहां बेचे। समझ पा रहे हो ना? इस प्रकार से अगर कोई चीज कोई किसान ने उगाया, मान लो कपास उगाया था, ठीक, और कपास उगाया, कपास उगाने के लिए मान लो अंग्रेज उनसे पहले 60 रुपया मतलब 60 रुपया कपास खरीदे, मान लो 60 रुपये कपास खरीदे और टैक्स नहीं पड़ रहा, तो अंग्रेज जब वहां भेजे तो भेजे खातिर 60 जितना आवाज जाए के कीमत लगेगा ब्रिटेन पहुंचने तक, उतना 60 रुपए यहाँ भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, लेकिन भारत का जो किसान है वह उगाई और उगाए के बाद वही डायरेक्ट जो ब्रिटेन भेजा, तो जरा सोचो 60 रुपए अंग्रेजों की सामान की अपेक्षा तो 60 रुपए इसका सस्ता होगा ना, नहीं होगा। तो इनको लगने लगा बुरा अंग्रेजों को, काहे जो पहले करते थे वो अच्छा था, जब इसने नवाब ने कहा हम एक काम सब फिल्म करते हैं, इनको बुरा लगा, ठीक। ये भी एक तत्कालीन कारण था। बात समझ पा रहे हैं? ये तत्कालीन कारण था। इन सभी चीजों के चलते 22 अक्टूबर सन 1764 क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से इतिहास में जानते हैं, ठीक। तो इसके लिए जब ऐसी घटना हो गई तो इन सभी युद्धों में मीर कासिम हार गया अंग्रेजों से, अच्छा, और हारने के बाद मीर कासिम अब अंततः ये चला गया, आ गया अपने अवध का उस समय नवाब बैठा सुजाउद्दौला, का नाम है सुजाउद्दौला के यहाँ आया और बचा, ठीक। तो इस प्रकार से जो मीर कासिम हट गया पद पर से ना, जब पद पर से हट गया तो अगला शासक फिर से मीर जाफर उठा करके अंग्रेजों ने बैठा दिया, राजा बना दिया। बात समझ पा रहे? अर्थात 1763 में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया, ठीक। तो मीर कासिम ये क्या कर रहे हैं, सुजाउद्दौला और दिल्ली गए, दिल्ली के उस समय बादशाह बैठा, उसका नाम है शाह आलम दुती। क्या नाम? शाह आलम दुती। इन दोनों लोगों को लेकर के
एक युद्ध की सोची समझी रणनीति बनाई। इन दोनों के यानी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद की सेना, इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से लेकर के अंग्रेजों से युद्ध किया। उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक। वह डेट थी 22 अक्टूबर सन 1764। इनको सही देख लेना, छोटी किताब में सब जगह नहीं मिलती। अच्छा लग जाएगा। तो आपके लिए पेपर के लिए जरूरी क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। बक्सर युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर सन 1764। किसके किसके मध्य हुआ, ये याद रखना है, ठीक। यही कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। लग जाएगा। बक्सर युद्ध हम कल लड़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।